सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, टैक्स एमनेस्टी स्कीम बढ़ेगी खजाना। नेशनल एक्शन प्लान, नया पाकिस्तान नया तराना। तनख्वाहों में इजाफे का किस्सा हुआ पुराना। पंजाब के वुज़रा को नई गाड़ियां हैं दिलवाना। शेख रशीद को महंगा पड़ गया नई ट्रेनें चलाना। बीआरटी मंसूबे में 2 अफसरों को पड़ गया हटाना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। असद खलल साहब, बाबर डोगर साहब मामूल के मुताबिक मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इस नई हुकूमत की जिसका अंदाज कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। एमनेस्टी स्कीम जिस पर काफ़ी तनकीद करते रहे पिछले दौरे हुकूमत में, जो कि बड़े मियाँ साहब का दौरे हुकूमत था और उसमें इन्होंने काफ़ी शोर मचाया। एमनेस्टी स्कीम जब लाई गई कि भाई ये कि रेगुलाइज करने की कोशिश की जा रही है, करप्शन को, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब कुछ उसी तरह का तर्ज अमल इनका भी दिखाई दे रहा है कि एमनेस्टी स्कीम लाने का इंदिया इन्होंने दे दिया है और इनकी जानिब से कहा गया कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा ना उठाने वालों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। तो ये करने का क्या सोच रहे हैं, एक रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको पहले वो दिखाते हैं, उसके बाद असद खलल साहब और बाबर डोगर साहब से तज्जिया लेंगे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर मची है सियासत में हाहाकार। तब्दीली सरकार को क्यों हो गया है चोरों से इतना प्यार? अवाम से दुश्मनी और टैक्स चोरों पर मेहरबान। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही है इमरान खान का नया पाकिस्तान? जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर देते थे लंबे लंबे भाषण। कप्तान का मानना था कि ये स्कीमें हैं असल में अवाम की दुश्मन। कितनी एमनेस्टी कामयाब हुई हैं स्कीम्स, कितनी दफ़ा एमनेस्टी स्कीम दी गई है। ये इस मुल्क की, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। इसको हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। कप्तान तो कप्तान, खिलाड़ी भी नून लीग के दौर में एमनेस्टी स्कीम पर कड़ी तनकीद करते रहे। तनकीदी गोलाबारी में हुकूमत की माशी टीम के सरखेल असद उमर सबसे आगे रहे। ये स्कीम जो पाकिस्तान के दयानतदार लोगों के ऊपर एक बिल्कुल चेहरे पे थप्पड़ मारने वाली बात है कि तुम बेवकूफ हो, तुम पेट्रोल देते हो, तुम उस पर टैक्स हम तुमसे ले लेते हैं, तुम चीनी खरीदते हो उस पर हम तुमसे टैक्स ले लेते हैं, तुम जरूरत जिंदगी की जो चीज लेने के लिए जाते हो हम तुमसे टैक्स लेते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं इनके सामने हम बेबस हैं। लेकिन ये थी माजी की बात, अब बदल गए हैं हालात, बल्कि यूं कहें कि तब्दीली के ख्यालात। अब है यू टर्न पर यू टर्न या फिर अबाउट टर्न। जी एक मौका जरूर दें आखिरी, ताकि जो जो आना चाहता है नेट के अंदर वो आए। ये कलाबाजी पर कलाबाजी है या फिर सियासी फ्रॉडबाजी? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लगे। There is no amnesty scheme under consideration right now. जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा की और आपने सुना वज़ीर आज़म इमरान खान को, जो कि कह रहे थे कि ये हुकूमत अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आई है। जब पिछले दौरे हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम आई थी तो उन्होंने कहा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं हम इस तरह की स्कीम को। मुझे बताएं असद खलल साहब, अब ये जो खुद एमनेस्टी स्कीम लेके आए हैं, आपने कुछ देखा है ये कितनी मुख्तलिफ है उस एमनेस्टी स्कीम से जो कि अब लाने का इंदिया भी दे दिया गया और ये भी कहा जा रहा है कि जो इससे फ़ायदा नहीं उठाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? सारिश, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो एमनेस्टी स्कीम है जिसको ये हमेशा हराम कहते रहेंगे, तो ज़ाहिर बात है पीटीए की एमनेस्टी स्कीम तो हलाल ही हो सकती है, वो तो हराम हो नहीं सकती। अब इससे क्या एक बेशर्मी और ये जो जिस तरह आपने 100 उनके सुनवाए हैं, ये भी इंसान है, कोई किरदार है, कोई अखलाकियात है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, पता नहीं किन के लिए कहा था, ये जो अभी आपने 100 सुनाए थे, ये कोई कैलबरी फाउंड वाला वो फाउंड नहीं था, ये कोई इसकी फ्रांसिक करवाई जा सकती है कि ये असद उमर साहब भी ये कह रहे थे, फरमा रहे थे, ये फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे, ये इमरान खान साहब भी ये फरमा रहे थे और अभी ये कह रहे हैं कि अब नागजीर हो गई। सैरिश में एक आप बात को बता दूं कि खान साहब को अवाम ने वोट इसलिए दिया था तब्दीली के लिए। खान साहब को अवाम ने वोट इसलिए दिया था कि 2 लूट मार के लिए जो बारियां बनाई थी पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने और आपस में मैच फिक्सिंग की हुई थी, उससे निजात के लिए
स्टेटस को से निजात के लिए, मनशा जैसे इन्वेस्टरों से निजात के लिए, मलक रियाज जैसे टाइकोनों से निजात के लिए, इकबाल जैद अहमद से ऐसे टाइकोनों का जिनका नाम इस्लाम मसूद ने लिखा कि वो भी पैसे देते थे ओमनी ग्रुप को, जरदारी को भत्ता देते थे, मलक रियाज और जैन मलक देते थे, और वो जो मंजूर कादर काका देते थे, वो जो डॉक्टर आसम देते थे, वो निसार मराई देते थे। अब मुझे ये बताएं, अब ये असद उमर साहब ये अगर जस्टिफिकेशन बनाएं कि चोर और लुटेरे और डाकू जो टैक्स चोर हैं, जिन्होंने अरबों रुपए के असासे बनाए हैं, जिनके बैरून मुल्क बेनामी अकाउंट्स हैं, असासे हैं, बाहर हैं, उनके लिए एमएसटी लगा के और उनको कहा रहा है, हाँका जा रहा है कि आप एमएसटी लें। ये इमरान खान साहब तो ये कहते थे जिन्होंने एमएसटी ली हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये कहता हूं, तो मैं आपको कहता हूं, सारिश थोड़ी सी मेरी बात कंप्लीट हो रही है सारिश। मैं आज टीवी के ऊपर बैठ के कह रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं, जिस दिन ये एमएसटी स्कीम लाएंगे, चोरों डाकुओं का काला धन सफेद करेंगे, मैं उस दिन से टैक्स नहीं दूंगा। मैं फाइलर हूं, मेरी फैमिली फाइलर है, मैं सारे इदारों के ऊपर तनकीद करता हूं। मैं शीशे के घर में हम बैठते हैं, हम लोगों के रोज करते हैं, इनके कच्चे चट्टे निकालते हैं। ये डीजी कस्टम इंटेलिजेंस हो, मेंबर कस्टम हो, एफबीआर के चेयरमैन हो, निकालें हमारी कमजोरी, लाए कौम के सामने। हम तनख्वाहदार हैं, आप तनख्वाहदार हैं, हमारी फैमिली तनख्वाहदार हैं, हम मजदूर हैं, हम टैक्स देते हैं, हर चीज के ऊपर टैक्स देते हैं। इन चोरों और डाकुओं के लिए, इनका काला धन सफेद करने के लिए आप ये कहते हैं टारगेट पूरे नहीं हो रहे, आप इनको पकड़ के उल्टा लटकाएं, आप इनसे अरबों रुपए की रिकवरी करें, आप इनको जेलों में डालें, इनको टिकटिकी पे लगाएं। अगर आप 500 रुपए की चोरी करता है एक बंदा, किसी के चोरी होती है, डाका होता है, आप रिकवरी रेशो दे से पंजाब पुलिस की, सिंध की 90% 80% रिकवरी होती है, अरबों रुपए की रिकवरी है। एक चोर पकड़ा जाता है, उसकी बहन की जेब का सामान उठा के पुलिस ले जाती है। ये डाकू और चोर मुल्क लूटे, बाहर असासे बनाए, इनको एमएसटी तो बाबर साहब ये बड़ा सख्त मौक़िफ़ है असद खरल साहब का। मैं आपको उन्होंने ये बोला कि भाई अगर ये एमएसटी स्कीम आएगी तो वो टैक्स देना छोड़ देंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाऊंगा जिस दिन ये एमएसटी लगाए, मैं चैलेंज करूंगा कि अगर चोरों डाकुओं को आपने सपोर्ट देनी है, उनको क्लीन चिटें देनी है, तो फिर हम टैक्स नहीं देंगे। आज से हम टैक्स उस वक्त देंगे जब इनको उल्टा लटकाएंगे, ये जो सोच है, ये जो असद खरल साहब जो जिक्र कर रहे हैं सर, ये तो फिर कोई भी टैक्स फाइलर ये बात सोच सकता है। एक तो पहले आदाफ पूरे नहीं हो रहे हैं, टैक्स नेट सर छोटी सी एक बात डॉक्टर साहब की इजाजत से बयान ही रहे हैं, सुन ले डॉक्टर साहब की इजाजत, सर एक बात, ये तो आप जो टैक्स दे रहे हैं, लोग जो शुरफा लोग हैं, जो एट सोर्स सैलरी वाले, दीगर जो लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, जो फाइलर हैं, जो अरबों रुपए का टैक्स दे रहे हैं, ये उनको उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, उनको एक रास्ता बता रहे हैं, चोर दरवाजा बता रहे हैं कि आप पागल हैं, 17% टैक्स दे रहे हैं, 18% टैक्स दे रहे हैं, 20%। आप तो माचिस की डब्बी लेते हैं, टैक्स है उसके ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं टैक्स, एक दफा तनख्वाह पे टैक्स, फिर दोबारा 50,000 से ज्यादा 25,000 रुपए निकलवाएं टैक्स, ट्रांजैक्शन पे टैक्स, बैंकिंग के ऊपर टैक्स, बाहर से आपको जूता लेने जाएं, होटल से खाना खाएं, कमरा बुक कराएं, हर जगह पे टैक्स है, बिलों पे टैक्स है। मुझे ये बताएं, हम तो 70% 60% आम लेमैन, जो मोबाइल वाला बंदा, जो रेडी बहाना मजदूर है, वो भी टैक्स कटता है उसका। मुझे ये बताएं, ये तो रिफंड लेते हैं लोग, ये जो करप्ट है उसके बाद एमएसटी देते हैं, तो मामला ये है, इसका मतलब ये है टैक्स नहीं देना चाहिए पाकिस्तान में। ये एक नया रास्ता खोल रहे हैं, ये चोरों ओमनी ग्रुप का फेक अकाउंट, ये सारे ये तो केस बंद हो जाएंगे। नहीं तो बाबर साहब, हुकूमत को बस किसी न किसी तरीके से पैसा चाहिए, हुकूमत को किसी न किसी तरीके से पैसा चाहिए, तभी ये यू टर्न लिया गया है कि पहले जिस एमनेस्टी स्कीम को आप इतना बुरा भला बोल रहे थे, अब वो एमनेस्टी स्कीम इतनी अच्छी कैसे हो गई कि आप ये बोल रहे हैं कि भी लोग आए और जो नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये एमनेस्टी स्कीम को आप किस तरह मुख्तलिफ समझते हैं, या फिर ये जायज है, वो नाजायज थी? तहरीके इंसाफ का एजेंडा क्या था? सिर्फ एक ही एजेंडे पे उन्होंने वोट लिए, वो था एहतसाब। जिन्होंने चोरी की और जिन्होंने करप्शन की, इन सब का एहतसाब किया जाएगा। खान साहब यही नारा लगा के आए थे ना, और उन्होंने एमनेस्टी स्कीम को यही कहा था कि ये चोरों डाकुओं और करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का नाम है, उनके पैसों को, उनकी लूटी हुई दौलत को तहफ़्फ़ुज़ देने का नाम है। आज ये वही उनके लिए सहूलतकारी का किरदार कौन अदा कर रहा है? एहतसाब का नाम ले रही थी, आज उन्हें चोरों डाकुओं सहूलतकार बनने के लिए तैयार हो गए हैं। उन सब से कहा कि भाई इतने % हमें जमा कराओ और जो मर्जी करो, जितना मर्जी लूटो, और जो बेचारा हक हलाल की कमाई खा रहा है उससे कहा कि भाई तू भी लूट ले और हमें इतने % दे दे,
तुझे भी क्लीन चिट है। इसका मतलब ये कि इस मुल्क में जितना मर्जी लूट लो, आप इतने पैसे दो, क्लीन चिट डॉक्टर साहब 2-3% पे एमएसपी मिलेगी। अहम चीज है और इमरान खान साहब थोड़ा सा जो सबसे अहम चीज है वो सुन ले। इमरान खान साहब का दिमाग जो है, ये लोग जो है उनको बेवकूफ बना रहे हैं और उनको गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कि जनाब यही हल है, क्योंकि उनके करीब जो खोटे सिक्के हैं ना डॉक्टर साहब, ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप इस महीने के एंड में आप आईएमएफ के पास जा रहे हैं। आईएमएफ की जो पॉलिसीज हैं वो एमनेस्टी स्कीम के बिल्कुल अपोजिट हैं, वो इनको नेगेटिव लिस्ट में रखते हैं। उसके बाद एफएटीएफ जो आपके लिए सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, जिस पे आपने सारी कौम में नेशनल एक्शन प्लान की बात की जा रही है। एफएटीएफ जो है उसकी पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हैं एमनेस्टी स्कीम्स के हवाले से, ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे उसी दिन के जनाब ये सबसे बड़ा सोर्स है मनी लॉन्ड्रिंग का। ये जो है कि आप अंधाधुंध पैसा जो है पहले मुल्क से बाहर भेजें और उसके बाद 2% पे 3% पे पे करें और उसके आप बाबर साहब एक मिनट, असद खरल साहब और बाबर साहब, मेरे सुनने में जो आया वो तो ये आया कि ये एमनेस्टी स्कीम जो है वो इस तरह मुख्तलिफ है उस एमनेस्टी स्कीम से जो कि बड़े मियाँ साहब के दौर में आई थी, कि वो बगैर डाटा कलेक्ट किए, बगैर सर्वे किए, बस ऐसे ही एमनेस्टी स्कीम दे दी गई थी और कह दिया कहते भाई अपना आप काला धन जो है ना उसको सफ़ेद कर लें। लेकिन अभी जो ये एमनेस्टी स्कीम है इसमें बाकायदा सर्वे किया गया है, लोगों के बारे में डाटा कलेक्ट किया गया है, लोगों को पिन पॉइंट किया गया है, इनको मालूम है कि किसके पास क्या कुछ है और ये इसीलिए बोल रहे हैं कि भी आप फ़ायदा उठा लें, इससे आखिरी मौका है, अगर नहीं उठाएंगे तो फिर आपके खिलाफ तो सैरिश ये तो एक और आसान मौका हो गया, बड़ा ईजी काम हो गया है। अब तो आइडेंटिफाई भी हो गए चोरों डाकुओं के सासे कहाँ पे हैं, कहाँ पे उन्होंने छुपाए हैं, बंदे आइडेंटिफाई होंगे, मुलजम आइडेंटिफाई होंगे। तो आप 100% के बजाय 2% पे उनको क्यों छूट दे रहे हैं? 98% उनको क्यों लाइसेंस टू किल दे रहे हैं? जब आपको पता चल गया है, आपके पास डाटा आ गया है, दुबई का भी आ गया है, बाकी मुल्कों का भी आ गया है, लोगों के नाम आ गए हैं, उनके एसेट्स की डिटेल आ गई है, उनके अकाउंट्स की डिटेल आ गई है, तो फिर उनको पकड़ के लटकाएं, उनसे पैसा लें और उनसे जिस तरीके से आम मुल्ज़िमों से आप कह रहे हैं कि पता लग गया है, तो आप कहते हैं हम आंखें बंद कर रहे हैं, आप 2% दे के काला धन सफेद करा लें। ये तो सैरिश एक जुल्म और इंतहा है। कल जरदारी साहब भी कहेंगे कि जनाब ये नहीं, वो आएंगे भाई, ओमनी वाला केस खत्म हो जाएगा, एमएसटी के बाद वो भी लायबल होंगे, उसके लिए एप्लीकेबल होगा, वो तो केस ही खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब का केस भी खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात है, फिर नैब का काम क्या रह गया? नैब जो प्ली बार्गेन करती है उसमें तो वो ऑलमोस्ट सारे पैसे आपसे लेती है और उसमें बेताशा पैसा आता है। ये तो साजिश है, तो एक साजिश है डॉक्टर साहब, जिसके चुंगल में इमरान खान साहब को लाया जा रहा है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, वो कह रहे हैं इससे कभी भी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। काला धन को, और ये आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है कि 40 में पहले ही ग्रे लिस्ट में नाम इन्होंने नून लीग ने साथ से कराया और वो ब्लैक लिस्ट में हम चले जाएंगे फौरी तौर पर। देखें, जब ब्लैक इकोनॉमी को आप लाइसेंस टू किल देंगे, पूरी दुनिया में जिस तरह रेगुलेशंस आ गई हैं, बरतानिया में अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ के हवाले से आ गया है, वहां पे वो कांप रहे हैं, हसन हुसैन और सारे जो लोग हैं सागदार, क्योंकि वो भी रडार में आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रडार में लोग आ गए, एफआईए के पास बहुत सारे नाम आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं। अब मनशा का 9 अरब का तो मनी लॉन्ड्रिंग केस नैब लाहौर में मनशा का पड़ा हुआ है, जो अब 11 अरब जो पाउंड को अगर कन्वर्ट करें 11 अरब का जो नहीं। अब मेरी बात सुने ना, तो वो तो उनको आराम से 2% पे हो जाएगा। कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पर दम निकलेगा, उनका दम निकलेगा। वैसे दमोर साहब का ये उनका दम निकलेगा, मैं कह रहा हूँ, ये उनकी अगर ख्वाहिश पूरी नहीं मैं होने दूंगा। नहीं, ये ख्वाहिश नहीं है, ये जरूरत है मुल्क की, कोई जरूरत नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, डिफोसला है। उनका ये हुकूमत का मौकिफ है। मुझे गारंटी कार्ड है असद उमर साहब सुप्रीम कोर्ट में कि इससे कितना पैसा वो लाएंगे, ये करें गारंटी। काला धन जो है उससे कितने %, ये फिर भी एमएसटी भी लाएंगे। काला धन सफेद ये किस्तों में हो रही है, कभी नून लीग करती है, कभी पीपल्स पार्टी करती है, अब इनसे करवा रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े चोर डाकू हैं सारे सरदार में आके सारे धुल के लॉन्ड्री से। क्या पीटीआई अब लॉन्ड्री से दोगे, इनको साफ करना चाहती है इस गंद को? क्या पीटीआई जो अब जूटन लेगी? असल चीज ये है कि गवर्नमेंट को मजबूरी क्या है, एफएटीएफ में भी इनको पता है कि हम नेगेटिव लिस्ट में जा सकते हैं, आईएमएफ जो है उसके साथ कड़ी शराइत आ सकती हैं अगर इस पे आ जाए, क्योंकि जो है वो आईएमएफ जो है उसका भी रडार है, वो भी इसको देख रहे हैं और उन्होंने अपना रिएक्शन भी दे चुके हैं कि वो एमनेस्टी स्कीम जो है वो उनके प्रोग्राम के खिलाफ है, वो उसको कभी अप्रूव नहीं करते। तो इन सारी चीजों के बावजूद गवर्नमेंट पे क्या प्रेशर है? जैसे लोग बैठे हैं, अभी $1 अरब से 100 हालांकि माजी में जितनी नहीं है
वो जो एक कमरे का दफ्तर होता है, चंद एक लोगों को अकोमोडेट किया जाता है। आप अभी बोल रहे थे जी जी नहीं, अभी असद करल साहब बोल रहे थे ना कि तो बड़ा पिन पॉइंट करके बड़ा अच्छा हो गया, अब तो इनको पता लग गया कि इनके पास कितना पैसा पड़ा है, क्या है क्या चोर डाकुओं को पकड़े। लेकिन असद करल साहब आप ये तो देखे ना, व्हाइट कॉलर क्राइम है ना, वो देखिए व्हाइट मैं भी व्हाइट कॉलर क्राइम को पूरी क्रिमिनोलॉजी साबित करना ही तो मुश्किल है ना। 20 साल से यही बीट कर रहे हैं, नैब एफआईए की सारा दिन इंक्वायरीज में बैठे होते हैं और केसेस बना ले, वो अदालतों में चलते रहेंगे बस। नहीं सारिश आप देखिए, आप आवाम को समझाने के लिए आप व्हाइट कॉलर क्राइम, मुझे भी पता है, हम अब 24 घंटे में मेरे ख्याल 10 घंटे हम दफ्तर नैब और एफआईए के दफ्तर में होते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के आपको पता है अभी 8 अरब का केस क्वेटा में हुआ है, 3 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस हुए हैं कराची में। पहली दफा मनी लॉन्ड्रिंग आम प्रेडिकेट ऑफेंस है, मैं आपको बताता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग हवाला लॉन्ड्रिंग के सेकंड के बाद क्रिमिनल क्राइम के अंदर प्रोसीड्स हो तो फिर होता है, ऐसे नहीं हर बंदे को मनी लॉन्ड्रिंग केस बन जाता। मुझे ये बताएं सारिश कि ये जो आप कह रहे हैं व्हाइट कलर क्राइम है, भाई पता लग गया कि मंशा का 12 अरब वहां पे गया है, मेरे पास स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, वो कहता है नहीं हमारे पास से कुछ चैनल से गया, कहीं अप्रूवल नहीं है, नैब के अंदर बैठा है और कभी अदालतों में छुपने की कोशिश कर रहा है। मंशा की निजकारी के एमसीबी का बैंक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो स्टे लेके बैठ गए। सारी बातें ठीक है, आप रज़ाक दाऊद साहब स्टेट बैंक के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब मशीर हैं, स्टेट बैंक के साथ जो खिलवाड़ करके बैठे हैं। अपने मुल्क में आपने इदारों का हाल देखा है, अपने मुल्क में आपने प्रोसिक्यूशन का तो आप चेयरमैन नैब को चेयरमैन नैब को इसका मतलब ये है एफबीआर को फारिग करें। इसका मतलब ये है ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट ताकतवर जो बिजनेसमैन है, जो मजबूत लोग हैं, उनके सामने बेबस हो गई है। ये गवर्नमेंट लोगों से लोग ना नहीं ले पा रही, उनको करप्ट माफिया डॉक्टर साहब कहें जो टैक्स नहीं देते, वो चोर और डाकू हैं, ताकतवर आदमी है, वो टैक्स देने को तैयार नहीं है और टैक्स का जो खसारा है वो बढ़ता जा रहा है, बजट का खसारा बढ़ता जा रहा है और इदारों की नाअहली है, इनके पास कोई हल नहीं है। टैक्स नहीं कर सकता। जनाब जाके उनसे ये कहें तो कि जनाब जो भी है चोर डाकू जो भी है प्लीज आए। आपको सारिश पता है आज एफबीआर के चेयरमैन से लेकर नीचे तक कलेक्टर तक इनके उठाए उस एसेट्स और देखिए कितना उनकी तनख्वाह और कितने अरबों रुपए के उनके साथ से बच्चे उनके कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके खर्चे कौन उठा रहा है। आप एफआईए के लोग देखिए, अगर आपने जहांजेब खान साहब, हाँ जी, सबसे पहले तो बात ये उनको पकड़ के अंदर करेंगे, गुजारा नहीं पूरा कर सकते, चहीते ऑफिसर यही साजिशें कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर 1 मिनट दे दें, शहबाज शरीफ के चहीते ऑफिसर थे जहांजेब खान साहब, अब उनको चेयरमैन एफबीआर लगा दिया। एफबीआर में उनके खिलाफ बगावत हो गई कि जनाब इस बंदे को रेवेन्यू का पता ही कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि वो आजम खान साहब जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर उसके चहीते थे, उन्होंने उसको वहां पे लगाए रखा। यहां तक कि जहांजेब खान साहब को भी पता चल गया कि यहाँ पे मेरे बस की बात नहीं है ये, क्योंकि गवर्नमेंट का टॉप एजेंडा ये था एफबीआर की रिफॉर्म लेके आना, और जो हेड लगाया उसको एफबीआर का पता कोई नहीं। मिनिस्टर जो है वो बच्चा लगा दिया, उसको खुद कुछ नहीं पता हमाद अजहर को। तो उन्होंने पूरी ट्राई की कि वो फाइनेंस सेक्रेटरी लग जाए किस तरह से, वो नहीं लगे। अब वो वही कुछ कर रहे हैं जो नून लीग उसे चाह रही है। सारिश आप गवर्नर स्टेट बैंक को तारक बाजवा साहब लीग जो है उसके हाथों में खेल रहे हैं। तारक बाजवा गवर्नर स्टेट बैंक स्कीम जो है ये नून लीग के कहने पे उन्होंने गवर्नमेंट को तारक बाजवा का प्रोफाइल जरा बता दें, जो गवर्नर स्टेट बैंक है तारक बाजवा साहब वो कौन है, वो किसके बारे में? असद उमर साहब ये बोल रहे हैं कि भाई हमने जब हुकूमत संभाली तो ये कहा जा रहा था कि दिवालिया हो जाएंगे, हमने देखे फिर भी 6 महीने आपको करके दिखाया कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। इतने मुल्कों ने अरबों डॉलर दे दिए आपको, तेल आपको मुफ्त मिल रहा है, अरबों डॉलर आपको मिल रहे हैं कि भाई ये हिकमत अमली का हिस्सा है। कौन सी हिकमत अमली? आज की मिसाल ये है कि लाहौर हाईकोर्ट के जज अमीर भट्टी साहब जो है, आप जरा उनके कमेंट्स पढ़ लें, वो कह रहे हैं कि जनाब इतनी नाअहल गवर्नमेंट तो मैंने देखी कोई नहीं, क्योंकि ये लोगों को रिलीफ देने में नाकाम रही। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, पैसा डिवैल्यू हो रहा है, आपने अरबों डॉलर बाहर के मुल्कों से ले लिए हैं, वो पैसा कहाँ पे गया लोगों को आपको बताएं। तो पैसा आपके पास है कोई नहीं? जी ठीक है, वो सवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं तो आपके ख्याल में प्री बार्गेन ठीक है, एमनेस्टी स्कीम क्यों नहीं? फिर एमनेस्टी स्कीम को भी सही प्री बार्गेन सारे उसमें पता कन्विक्ट होता है, उसमें लूटा हुआ पैसा 100% से ज्यादा रिकवरी होती है। आपने 1 अरब लूटा है, उसके अलावा प्लस चार्जेस हैं, 1 अरब परसेंटेज बढ़ा दी जाए, आप चाह रहे हैं परसेंटेज बढ़ा दी जाए। मुझे ये बताएं, अगर एक बिजनेसमैन को पता लग जाए एक मिनट कि उसको 2% पे मैंने 100 रुपया लूटा,
100 रुपया लूटा, 2 रुपए में वो पार और हो मैं गया। 5000 रुपया देके क्लीन चिट नहीं, 2% पे 3% पे 2000 रुपया देके क्लीन चिट लेके तो मैं 100 क्या रुपये बात दूंगा हुई? फिर। मैं 100 रुपये पे 100 रुपया लूट लूं और 2 रुपये दूं और बाकी 98 रुपये जो है 98 रुपये जो है वो मैं वाइट कर लूं। चले यानी कि ये क्या बात परसेंटेज अगर बढ़ा दी जो जाए, करप्ट आदमी है, मुझे जो ये करप्ट बताएं, आदमी उसे पैसे ये दिए जाएं। इदारे जो अपना अगर डिलीवर नहीं कर सकता, FBI टैक्स रिकवरी में अच्छा, काम है, खान साहब तो जो वो कह घर रहे चला थे कि जाए, मैं कोई उनको बंदा एनआरओ को नहीं अंदर होगा, दे। किसी से कोई स्टेट एनआरओ बैंक के नहीं गवर्नर होगा। को पकड़ के जेल इसका में मतलब डालो। ये है कि आपने तमाम करप्ट लोगों से एनआरओ कर लिया है। ये एक तरह का एनआरओ है, एमनेस्टी स्कीम करप्ट लोगों से एनआरओ है कि जनाब पैसा दे, क्लीन चिट ले। सारे और जाके दो जो सिर्फ मर्जी करे। कंपनियां, QICT टर्मिनल जो है, QICT टर्मिनल और जो फिर मैरिक्स की जो है कंपनीज है। QICT हमारे टर्मिनल को जो कंट्रोल कर रही है, पोर्ट कासिम वगैरह, 75% कंट्रोल इंडियन कंपनी के पास है। DP वर्ल्ड इंडियन डायरेक्टर है। SCCP ने लिख के मुझे दिया है कि उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, वो अरबों डॉलर कमा रहे हैं। 13% का सिंध गवर्नमेंट को टैक्स मैरिक्स 480 रुपए नहीं दे रही। मेरी SRB के चेयरमैन को लिखा, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने लिखा, उनको कहा कि रिकवर करें, वो नहीं करे। शिपिंग को हर तरफ लूट मार बची हुई है। फिर एक हबीबुल्लाह खान नाम बंदा जो है 100 अरब से ब्याज, आप दोनों ने अपना तज्जिया दे दिया, अपने अपने व्यूज दे दिए हैं। देखते हैं आगे चल के कितना फायदा इन्हें एमनेस्टी स्कीम से पहुंचता है, इनके लिए कितनी सूदमंद साबित होती है, ये देखते हैं। अब आगे चलकर ये क्या बताते हैं, आवाम को क्या ब्रीफ करते हैं। थोड़ी सी नेशनल इलेक्शन प्लान पर भी बात कर लेते हैं। नेशनल इलेक्शन प्लान पर जनाब शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नेशनल इलेक्शन प्लान के सियासी हिस्से पर आगे बढ़ने की साबिक हुकूमत में जुर्रत नहीं थी और ना ही इतना दमखम था, लेकिन मौजूदा हुकूमत में नेशनल इलेक्शन प्लान को उसकी असल रूह के तहत नाफिज किया जाएगा। अभी जो सिचुएशन है, नेशनल इलेक्शन प्लान पर असल रूह के मुताबिक अमल कैसे किया जा सकता है अगर दूसरी सियासी जमातें इनका साथ नहीं देंगी। अभी आप पीपल्स पार्टी को देख लें, डेरों में इजलास हो रहा है, उस इजलास में जनाब कहा जा रहा है कि भी ना हुकूमत जमहूरियत को मानती है, ना पार्लियामेंट को मानती है। फिर दूसरा सियासी जो ये एहतसाब का अमल हो रहा है उसको सियासी भी कहा जा रहा है, उसको मुस्तरद भी किया जा रहा है। मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत कौमी नौयत के मामलात में भी इनका साथ देने को तैयार नहीं है। उनका तो मेरा ख्याल है बस यही स्टांस है कि पहले हाथ हौला करो हमारे केसेस के मामले में, उसके बाद फिर हम आपका किसी न किसी तरीके से साथ देंगे, आपको स्मूथ सेलिंग करने देंगे। नून लीग की पोजीशन आप देख लें, वो स्टिल स्टैंड की पोजीशन में है, ना वो कुछ बोल रहे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं। जमानत मिल गई है, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकल आया, उनकी आवाज नहीं निकल रही। तो ये किस तरह ये फिर कह रहे हैं कि दमखम नहीं था, हम में दमखम है, हम करके दिखाएंगे, अकेले ही कर लेंगे, कैसे करेंगे? इस पे फिर बार बार वही बात हो जाती है, बात वही पे आ जाती है। शाह महमूद कुरैशी जो है उनको उस प्राइम मिनिस्टर ने आगे लगाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर खुद क्यों नहीं अपोजिशन लीडर से बात करते? नून लीग दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इवन अगर ये पार्टी अगर नेशनल एक्शन प्लान पे उसकी रिजर्वेशंस हैं या वो गवर्नमेंट का साथ देने को तैयार नहीं है, इवन देन मैं जानता हूं, मैंने नून लीग के बेताशा लीडर से बात की है, वो गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं। और अगर गवर्नमेंट उसको अपना प्लान देती है कि वो करना क्या चाह रहे हैं और किस तरह से करना चाह रहे हैं, तो नून लीग उस पर उनके साथ खड़े होने को तैयार है। शाह महमूद कुरैशी ने ये बात की है कि जब शहबाज शरीफ से उनकी बात हुई तो शहबाज शरीफ की तरफ से पॉजिटिव इशारा गया है, लेकिन बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी क्यों प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्यों नहीं अपोजिशन लीडर को इत्मीनान में लेते? क्या ऐसा इशू है कि आप मोदी से बात करने को तैयार हो जाते हैं लेकिन आप शहबाज शरीफ से बात करने को तैयार नहीं है? कह रहे हैं शाह साहब ने कह रहे हैं कि जी हमने टेलीफोनिक राब्ता किया है, उनका हमने से मुराद शाह महमूद कुरैशी है, हमने से मुराद शाह महमूद कुरैशी है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाएं, सारे पार्लियामेंटी लीडर्स को बुलाएं, उनसे मीटिंग करें, उसको उनको इत्मीनान में लें। क्यों नहीं ले रहे प्राइम मिनिस्टर? कौन सी ऐसी चीज है? ये पाकिस्तान के हक में है, बहुत बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है। सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान में इस पर कंसेंसस होना चाहिए। कंसेंसस के लिए गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड ले, प्राइम मिनिस्टर खुद सामने आए, बुलाएं अपोजिशन लीडर्स को, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग करें और उनके सामने कैमरा ब्रीफिंग दे। मैं देखूंगा में इजलास में भी कही है जरदारी साहब ने आज ये कहा है कि भाई जब तक कौमी मामलात से पार्लियामान को बेखबर रखा जाएगा तब तक समझो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ गलत ही हो रहा है। उनका भी यही शिकवा है कि भाई हमें पार्लियामान में बुला के ब्रीफ किया जाए, हमारे साथ मुशावरा पार्लियामान को इत्मीनान में किसने लेना है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लेना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनको बुलाएं। शाह महमूद कुरैशी जो है दफ्तर खारजा में कह रहे हैं कि सारे बड़े लीडर वहां पर आके ब्रीफिंग लेके चले जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है।
अगर आप इत्मीनान में लेना चाहते हैं तो इमरान खान साहब को एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। उनको आसिफ अली जरदारी से बात करनी पड़ेगी, उनको शहबाज शरीफ से बात करनी पड़ेगी, उनको तमाम पार्टीज के हेड से बात करनी पड़ेगी, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाना पड़ेगा, उनको नेशनल असेंबली का इजलास बुलाना पड़ेगा। अगर वो समझ लेंगे उनके हैंड पे बंदे जो हैं वो ये सारा मामला हल कर देंगे, तो मुझे इस तरह से मामला हल होता नजर नहीं आ रहा। असद खरल साहब, फवाद चौधरी तो कहते हैं कि मुशावरत के लिए फेस टू फेस बैठना जरूरी नहीं है, मुशावरत ऐसे भी हो सकती है। बात ये है, फवाद चौधरी साहब जो है ना यही मरवाएंगे इनको। इमरान खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, इमरान पीटीआई का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, उसके जो सुर्खील है ना वो फवाद चौधरी हैं। जब तक फवाद चौधरी है ये गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती। मैं ये आपको लिख के दे रहा हूं। जो डोगर साहब आप देखें ना, खतों किताबत चल रही है, खतों की दावत में तो बातचीत चल रही है, प्राइम मिनिस्टर मिलना नहीं चाहते हैं, क्या किया जाए अब? असद खरल साहब, ये मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, असद खरल साहब से शुरू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सारी सूरत हाल पर जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से है कि कहा जा रहा है कि दम खम नहीं था पिछली हुकूमत में, लेकिन हम अब ये करके दिखाएंगे। इस पर असली रूह के मुताबिक इसकी अमल साहब का ये मौक़िफ़ है। तो मुझे ये बताएं, हम जो बात कर रहे थे असद खरल साहब, मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाह रही हूँ कि वज़ीर आज़म की तो ये सूरत हाल है कि वो पार्लियामेंट में जब इजलास से भी शिरकत के लिए आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि मैं बचा के साइड से निकल जाऊँ और बस अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ जाऊँ, मुझे किसी से गैर जरूरी मिलना ना पड़े बहुत ज्यादा। आप समझ रहे होंगे मैं किस लिहाज से बात कर रही हूँ। खतों किताबत के जरिए वो नाम तजवीज़ करने का बोल रहे हैं, तो कैसे ये आपस में बैठेंगे? मैंने सुना है गिला करते हैं पीपल्स पार्टी वालों को कि भाई बुलाते नहीं है हमें, हमसे हाथ मिलाना वो लोग पसंद नहीं करते हैं वज़ीर आज़म साहब, ऐसे थोड़ी कंसेंसस पैदा होता है। सैरिश, ये सारे जो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं जरदारी साहब करते हैं, शहबाज शरीफ से करते हैं, मुझे ये बताएं सिर्फ एक बात का सवाल का आप मुझे पहले जवाब दे दें। 8-9 माह की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर कौन से अवामी मफाद की पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात की है? रोना धोना एक ही था, शहबाज शरीफ साहब के प्रोटेक्शन आर्डर नहीं हो रहे, साद रफीक साहब के प्रोटेक्शन आर्डर नहीं हो रहे। नहीं, मैं आपकी डॉक्टर साहब आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं आना चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, लेकिन ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले करते हैं ना, ये तो वहां पे रोना धोना इनका अपने केसेस का होता है। मुझे वहां पे कमरा इतना था, मेरा सेल इतना था, मनी लॉन्ड्रिंग के तो मुझे ये बताएं ना, अगली बात सुन, आप ये कह रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान, मैं एक आपको वन निकाती एजेंडा है जिसपे अभी अमल दरामद नहीं हुआ, वो है मुआशी दहशतगर्दी, वो है मनी लॉन्ड्रिंग, जो उसकी शिक्के हैं नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो मुआशी दहशतगर्द है, उनके खिलाफ फौजी अदालतों का केस क्यों नहीं एक्सटेंड कर रहे? तुसी क्यों नहीं कर रहे? इनको हमेशा खतरा रहता है कि किसी वक्त जो मुआशी दहशत करते हैं बड़े बड़े, इनके केस के फौजी अदालतों में रेफर ना होना शुरू हो जाए। मामला सिर्फ ये है सैरिश, जब तक आप इन मुल्क के मुआशी दहशतगर्दों को नहीं पकड़ेंगे, नेशनल एक्शन प्लान पे इन लेटर एंड स्पिरिट एक्शन नहीं होगा। अभी जो एमएसटी स्कीम लाई है इसके पीछे कौन है मैं आपको बता देता हूँ। मलक रियाज जो अब थ्रू हो चुके हैं, वो किस तरह हुए इमरान खान साहब के, वो सुद हिसाब लगाएं कैसे आ गए अचानक से। इकबाल ज़ैद अहमद, मियां मनशा, ये जो असद उमर के साथ जो टाइकोन जो बड़े बड़े मिलते हैं वहां पे उनके भाई के जरिए, ये तारक बाजवा कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी शहबाज शरीफ के गवर्नर स्टेट बैंक है, ये जो जहाजेब डॉक्टर साहब जो हम चीख चीख के कह रहे हैं, जो इनकम्पिटेंट अगर लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, जिनका तल्लक ही नहीं है, आप एक मुझे ये बताएं, मुझे आप सर्जन लगा दें, मुझे आप फिजिशियन बना दें, तो मैं तो बेड़ा करे की करूंगा ना, मैं लोगों को कत्लेआम ही करूंगा ना। आप मुझे ये बताएं, एक बंदा जो है उसका तल्लक ही नहीं है बिहार से, उसका तल्लक है सिर्फ माल बनाने से, आप उसका देखें उसका। अच्छा अगली सुन ले, मैं आपको आज फिर टीवी के ऊपर बैठ के पूरी कौम में किसान ने चैलेंज दे रहा हूं, और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब इसके विटनेस हैं, इसके बाद शायद मैं जिंदा ना रहूं, पहले मेरे पे जान लेवा हमला हो चुका है। सिर्फ एक मैंने बात की थी, 96 अरब डॉलर शेरिस, 96 अरब डॉलर मैं पाकिस्तान में ला सकता हूं। मैंने टेस्ट केस के तौर पर चेयरमैन नैब को कहा कि 1 अरब डॉलर, बंदे कहते हैं हमें आप पे ट्रस्ट है, हमें आपके मुल्की सलामती के इदारों के अलावा FBI वगैरह दूसरे इदारों पे ट्रस्ट नहीं है। बशीर मेमन जैसे ऑनेस्ट अफसर FIA में जरूर है, FIA पे भी हमें है, नैब में भी जस्टिस जवेद इकबाल है, लेकिन FBR पे हमें ट्रस्ट नहीं है। अगर 20% आप गारंटी कर दें, 20% हमें मिलेगा रिवार्ड मनी, तो 1 अरब डॉलर हम बतौर सैंपल लाते हैं पाकिस्तान में। ये आपने बिल्कुल पहले भी अच्छा कहा सुन लें, और 96 अरब डॉलर पाकिस्तान ला सकते हैं।
विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस के लिए हर दूसरे दिन लोग सारे फोन कर करके पूछते हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज वाले पूछते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पूछते हैं कि सर अरबों रुपए हम आपको रिकवर करा सकते हैं, क्योंकि विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस का इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, फरोग नसीम साहब ने लाना था, वो अचानक कहां गायब हो गया, क्योंकि घर घर से अरबों रुपए के डॉलर के बेनामी प्रॉपर्टीज वाले कहते हैं हमें तो मौजें लग जाएंगी, हमें तो लीगल 20% मिलेगा, हलाल का पैसा मिलेगा, हमारे जो लोग हैं, आका हैं, जो मास्टर्स हैं, तो हम तो रौला डालेंगे कि भाई हमने विसल ब्लोअर किया इसका, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम, ये ड्राइवर, पता नहीं फिर असद खलल साहब इसके पीछे क्या ऑर्डिनेंस आज ले, मैं गारंटी करता हूँ सैरिश, मैं दूसरी बात एक और चैलेंज देता हूँ, अगर विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस 20% रिवार्ड मनी और नाम उसका सीगा राज में, क्योंकि हमें जो लोग फोन करते हैं ना वो कहते हैं हमें आप पे ट्रस्ट है, 20% वो कहते हैं अगर जिस दिन हो जाए, मेरे पास हजारों अरब के चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं इसलिए जाया नहीं करना चाहता, वो कहते हैं हम घर से ब्यूरोक्रेट के, सियासतदान के, मैं आज कहता हूं खान साहब आप विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस 20% रिवार्ड दे दें, सारे मुल्क के कर्जे ना उतरे, वे 98 अरब डॉलर पाकिस्तान में ना आए, चोर लुटेरे ना पकड़े जाएं, आप जो कहेंगे पूरी कौम के सामने, लेकिन मामला ये आप किन लोगों के गिर्द घिर गए हैं, कौन लोग आपको ट्रैप कर रहे हैं, किन लोग आपके लोग जैसे लोग जो हैं स्टेट बैंक से हम दिखाएंगे जिस तरह लूट रहे हैं स्टेट लाइफ को जिस तरह लूट रहे हैं, मियां मनशा जैसे लोग जो रिफंड लेते हैं टैक्स देने के बजाय, तो वो सारे तो आपकी पेशकश है, आपने कहा है कि भाई वो लाने को तैयार हैं, और देखते हैं फिर बाबे इख्तियार सुन रहे होंगे कि विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस ले आए, क्यों नहीं लाते भाई, किस चीज से कौन सा क्यों नहीं चाहते डाकू पकड़े जाएं, घर घर से निकले पैसे। चले अब जरा कुछ पंजाब की बात कर लेते हैं ना जनाब, वहां पर वुज़रा अरकान असेंबली के लिए 70 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया गया है, समरी तैयार हो गई है, जबकि शहबाज गिल साहब ने खास तौर पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास दरखास्तें महकमों की आई हैं, लेकिन हमारे मुआशी तौर पर हालात ठीक नहीं है, अभी ऐसी कोई खरीदारी नहीं होने जा रही है। बाबर सिर्फ मैं डोगर साहब की बात को सेकंड एंडोर्स कर, डोगर साहब बात करें, ये डोगर साहब इंकशाफ कर चुके हैं, जब भावलपुर में एक इजलास रखा गया, वो डोगर साहब कहानी बताएंगे, बहुत पहले इसी प्रोग्राम में डोगर साहब इसका भांडा फोड़ चुके हैं। जी डोगर साहब बहुत शुक्रिया साहब, मेरा ख्याल था कि आज सिर्फ मैं प्रोग्राम सुनने के लिए बैठा हूँ, बोलने के लिए नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दे दिया। नहीं बाबर साहब अब आपकी बारी है, बाबर साहब आपकी शुक्रिया अदा दे दूं, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आज तक मैंने खामोशी से सुनना ही है, बोलना नहीं है, टाइम निकलवा दो, नहीं टाइम आप निकलवा दे, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल निकाल लें। तो असल इशू ये है कि ये अभी आप चंद दिन पहले आप देखें कि असेंबली में बिल आता है और सारे मेंबरान की तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाती हैं, उस बिल के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, गवर्नर साहब का जो अप्रूवल जो उन्होंने साइन करना होता है वो टाइम भी गुजर गया, उसके बाद ये समझा जाता है इट इज़ डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। तो अभी तक मैंने बेताशा लोगों से पूछा, हर एक को यही है कि जनाब पता नहीं इसके बारे में आगे फॉरवर्ड क्या हुआ है, किसी को कोई पता नहीं उस बिल के बारे में। तो आप देखें कि अभी वो बिल उसकी बाज़गश्त चल रही है, मीनवाइल आपने 6 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, 6 रुपये आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी है, और कितनी शर्मी की बात है कि आपने SNGAD ने समरी तैयार कर ली, इसकी SNGAD ने समरी तैयार करके जो पंजाब गवर्नमेंट को भेज दी थी कि जनाब ये 30 करोड़ रुपए की हम नई गाड़ियां खरीद रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि इनकी जुर्रत देखें कि गवर्नमेंट के हालात क्या हैं। ये वो लोग जो अवाम के सामने जवाब दे हैं, जो अपने हलकों में जाते हैं, जो अपने अवाम के मसाइल सुनते हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, और ये लोगों को नई गाड़ियों की पड़ी हुई है। अभी इनके पास सबके पास 2016 मॉडल गाड़ियां हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं कल साहब सबके पास 2016 मॉडल गाड़ियां हैं। उसके बावजूद ये असम्बली आज आ गई। मेरा ख्याल है कि ये ऊपर से फिर डंडा आया फेडरल गवर्नमेंट से, उसके बाद शहबाज गिल जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। ये कल की खबर है, कल से ये नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है। साहब की जो स्टेटमेंट आई है ना,
डॉक्टर साहब वो बता रहे जरा जो इजलास हुआ था जो आउट ऑफ सर ये पंजाब में इजलास हुआ भावलपुर में इन्होंने कैबिनेट मीटिंग की थी, कैबिनेट में कैबिनेट में अप्रूवल दी गई थी कि मिनिस्टर के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। ये एजेंडे में शामिल था, अप्रूवल हुई थी। उस अप्रूवल की बुनियाद पर, उस एजेंडे की बुनियाद पर SNGAD ने ये नई गाड़ियों की समरी तैयार की और चीफ मिनिस्टर को भेज दी है। अब शहबाज गिल साहब जब मीडिया में ये सारा इशू आ गया है कि 70 नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, अब उनकी ये आगे क्लैरिफिकेशन आ गई कि जी अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो फिर समरी क्यों तैयार की गई कि SNGAD मिनिस्टर्स के लिए अपनी मर्जी से समरियां तैयार कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब ये गवर्नमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, ये MPs आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब आपके मिनिस्टर जो आपके लेफ्ट एंड राइट हैं वही आपके कंट्रोल में नहीं होंगे तो फिर ये पंजाब के मिनिस्टर कहाँ से आपके कंट्रोल में होंगे। और उस्मान बुज़दार साहब जितने वीक वो चीफ मिनिस्टर हैं उनको, वो तो मुझे लग रहा है कैबिनेट के सामने वैसे बेबस हैं। डॉक्टर साहब एक काम तो उन्होंने करवा लिया ना, सारे जो डॉक्टर साहब ने बात की है ना, कानूनी मुताबिक जो तौर पर अब वो बिल जो है ना ता या 3 चीफ मिनिस्टर का वो नाफिजुल अमल हो चुका है। डॉक्टर साहब से पूछ लें, डॉक्टर साहब बताएं। बिल्कुल अब वो नाफिजुल अमल हो चुका है, बयानों से नहीं है, कानून के मुताबिक अब वो डीम टू बी अप्रूव्ड। खैर साहब उसका तरीका क्या बताऊं क्या होगा। अब उसमें एक नई अमेंडमेंट आएगी, वो अमेंडमेंट असेंबली के जरिए आनी है। तो नहीं आई असेंबली जब वो अमेंडमेंट लाएगी उसके बाद वो नोटिफिकेशन गवर्नर के पास जाएगा, फिर डी नोटिफाई होगा। तो वो आई अब ये अमेंडमेंट लॉ में सर अमेंडमेंट असेंबली ने कर दी हुई है, गवर्नर 90 दिन के अंदर फैसला कर सकते हैं। अगर नहीं करता तो इट इज डीम्ड एज अप्रूव्ड। 90 नहीं, मेरा 30 दिन है, तो वो दिन तो गुजर चुके हैं। तो फिर वही है ना, वो तो कहानी अब हम भूल चुके हैं, बन चुके हैं। तो वो बाजार सब था याद, वो परसेंट लेंगे। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, प्राइम मिनिस्टर अगर इंटरवीन करेंगे तो फिर ये लोग, इस वक्त एक आम आदमी बिल्कुल ये सोच रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की सोच में और पंजाब की लीडरशिप की सोच में वाज़े फर्क है, हम आंगी है ही नहीं। उनकी सोच कुछ और है, इनकी सोच कुछ और है। ये बड़ा दिल पर पत्थर रख के उनकी बातें मान रहे हैं। पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, एक तरफ PTI और काफली की टग ऑफ वॉर चल रही है, आपको इसका पता है। वो डिमांडें अपनी मन, जो कि बिखरता जा रहा है। और जो CM है वो बस क्या उनके बारे में कहा जाए, तनख्वाह बढ़ाने का मामला आता है वो ये बोलते हैं उन्हें पता ही कुछ नहीं कि उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ गई है, वो ला इल्म थे, उन्हें पता ही कुछ नहीं चला। अब ये मामला आया है, एक तरफ समरी तैयार हो गई है, शहबाज गिल कह रहे हैं हो ही कुछ नहीं रहा, ऐसा प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? ये प्रोपेगेंडा किस तरह हो रहा है? ये प्रोपेगेंडा कौन मौका दे रहा है प्रोपेगेंडा करने का? सबसे आसान चीज तो यही कि किसी चीज की तरदीद कर दी जाए। SNGAD ने समरी तैयार की, कल से ये खबरें आ रही हैं, समरी जो है वो मंदिर यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद कैबिनेट ने इसको पहले अप्रूवल दी थी, उसी की बुनियाद पर समरी तैयार हो गई। अभी ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा, तो मुझे तो बड़ी हैरत है कि ये किस तरह का प्रोपेगेंडा जिसकी समरी भी तैयार हो चुकी है। आप देखिए इस गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी, आप पंजाब की बात कर रही हैं, KPK में देख लें, वहाँ पर एक मिनिस्टर और एक सेक्रेटरी को उड़ा दिया और एक DG को उड़ा दिया इस बुनियाद पर जी BRT में लेट हो रही है। मुझे एक बात बताएं, 1 साल ये काम लेट हुआ है। उड़ाना तो चीफ मिनिस्टर को चाहिए था, मिनिस्टर को चाहिए था जो इसको देख रहा है, वो वहीं पर है, वो सेक्रेटरी क्या करेगा? यहाँ पर भी आप जितने मर्जी सेक्रेटरी उड़ा दें, जो चीफ मिनिस्टर है वही इनएफिशिएंट है, तो सेक्रेटरी क्या कर लेंगे? समरिया पाइलअप हो रही है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में, वहां पर कोई नोटिस नहीं ले रहा। यही सूरत हाल जो है वो KPK में है, वहां भी जो है वो बिल्कुल इन एक्शन है, गवर्नमेंट कोई फोकस ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वहां पर ये हालात ये हैं कि हमाद अजहर को उड़ना चाहिए, जहां ज़ेब खान को उड़ना चाहिए था कि जनाब आप जो आपके टारगेट्स हैं वो आप अचीव ही नहीं कर सके। अभी आप खान साहब खुद ही सभी को सर्टिफिकेट देते जा रहे हैं। खान साहब आप खुद देखें कि चीफ मिनिस्टर सिंध भी बेहतरीन परफॉर्मर है, पंजाब में वसीम अकरम प्लस है, सारे फेडरल मिनिस्टर जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर फिर ये मुल्क के हालात जो है, कसूर तो हमारा ही है, फिर आप और मैं ही, हम दोनों में कसूर होगा। आखिरी मिनट है, असद खरल साहब जी, डॉक्टर साहब को मैं चाहूंगी BRT में सुबह देखिए 1 साल में 3 अफसरों की तबादला खा गया है। सुने ना, मेरी बात सुने, इसी में टाइम खत्म हो जाना है। BRT मंसूबा जो कि 1 साल में 3 अफसरों की नौकरी खा गया कि उन्हें हटाना पड़ा है। सर ये क्या तर्ज अमल है, ये क्या तरीका कार है? आप पहले ना है लोग लगाते क्यों हैं जो कि पहले तखमीना कहीं से कहीं पहुंच जाता है और फिर वो फ्लॉप हो जाता है मंसूबा? अफसरों को हटाना बस ये मतलब ये हल निकल आया इसका। मैं 1 वर्ड मेरा ख्याल है इन्ना लिल्लाह है व इन्ना अलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकता हूँ उसके ऊपर, इससे ज़्यादा मैं इसको शॉर्ट ब्रीफ जो नहीं दे सकता। लेकिन बार दिया खान साहब के लिए एक और मैं खबर दे रहा हूँ, पहले मैंने दी है, शायद नोटिस में नहीं गुजरी, शायद उन तक पहुँचाई नहीं जाती। कुछ उनके खैर खां इफ्तिखार दुरानी दास जिनको मैं जानता हूँ, उनके पास होगी तो वो ज़रूर पहुँचाएंगे, बाकियों को नहीं मैं जानता। खान साहब को इस चीज़ का पता है।
मामला ये है KPK की असेंबली के अंदर सहरिश, छोटी सी मेरी बात, असेंबली की स्टाफ की भी मैं पहले बता चुका हूं, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेज में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं। अब ये खान साहब चेक कर रहे हैं स्टैंडिंग मेयर के ऊपर क्या अमल दरामद, वहां पे उनकी अपनी मेजॉरिटी है। इन्ना लीला जो आपने पढ़ दिया ना, बस वो काफी है, समझ गए सारी आपकी बात। बहुत शुक्रिया आपका बाबर डोगर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल हाजिर होते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।